Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about G20 logo, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं ये G20 ग्रुपिंग है क्या। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम विच इंक्लूड्स 19 कंट्रीज़ एंड वन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो अपने आप में एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं प्लस 19 देश मिल करके ये इंटरनेशनल फोरम बनाते हैं जिसका नाम है G20। G20 की अगर बात की जाए तो दुनिया का लगभग 2/3 पॉपुलेशन G20 कंट्रीज़ को बिलोंग करता है। 85% ऑफ द GDP of the world belongs to the G20 countries. 75% of international trade of world belongs to these countries, and 80% of global investment in research and development belongs to the G20 countries. तो सरल भाषा में कहें तो वैसे तो ये गिने चुने देश हैं दुनिया के, लेकिन as far as economic development और international trade is concerned, they are very significant. अब बात करते हैं G20 के प्रेसिडेंसी के। तो G20 की जो ग्रुपिंग है इसकी हर साल एक मीटिंग होती है या समिट होती है, और उस समिट को होस्ट करता है वो देश जिसके पास उस साल G20 की प्रेसिडेंसी होती है। ये इंडिया के लिहाजे से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाला जो साल होगा 2023 का, उसमें G20 की समिट इंडिया में कराई जाएगी, और इसके लिए इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी आएगी फ्रॉम कमिंग 1 दिसंबर। तो इसका मतलब ये है कि G20 की प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2023 विल बिलोंग टू इंडिया, एंड दैट इज़ हाउ G20 लीडर्स समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया नेक्स्ट ईयर इन 2023 इन सितंबर। तो 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी वाज विथ इंडोनेशिया, 2023 में इट विल बी विथ इंडिया, और 2024 में इट विल बी विथ ब्राज़ील। ये तीनों देशों को मिला करके कहा जाता है ट्रोइका। ट्रोइका को जैसे हिंदी में कहते हैं ना तिकरी, तो G20 को लेकर के ये ट्रोइका वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 3 देश जिसके पास से G20 प्रेसिडेंसी जा रही है, इस केस में इंडोनेशिया, जिसके पास वो G20 की प्रेसिडेंसी आने वाली है इंडिया, और उसके बाद वो G20 की प्रेसिडेंसी जिस देश के पास जाएगी, जैसे इस केस में ब्राज़ील। तो ये तीनों देश मिलाकर के कहे जा रहे हैं G20 ट्रोइका। इस पे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है कि व्हेन इंडिया विल होल्ड, इस तरह का सवाल मैं आपको बस बता रहा हूँ कि व्हेन इंडिया विल होल्ड G20 प्रेसिडेंसी, विच 2 अदर कंट्रीज टुगेदर विल क्रिएट G20 ट्रोइका। करेक्ट आंसर वुड बी इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। अभी करंट न्यू G20 से रिलेटेड है, चूँकि इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई है तो अब इंडिया के पास मौका है G20 का लोगो और थीम डिसाइड करने का फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया ने G20 का लोगो कुछ इस तरीके का बनाया है। द लोगो बियर्स अ लोटस एंड अ मैसेज वासुदेव कुटुंबकम विथ अ टैगलाइन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इस लोगो का कुछ मीनिंग भी है, जरा देखते हैं। तो सरकार के हिसाब से जिन्होंने ये लोगो रिलीज़ किया है, दिस लोटस इज अ सिंबल ऑफ होप, एंड वासुदेव कुटुंबकम तो आप जानते ही हैं, वासुदेव कुटुंबकम सिंपली बिलीव्स कि दिस इंटायर वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली। तो हम लोग दुनिया के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से नहीं देखते, पूरे जो लोग हैं दुनिया भर के उनको हम एक बड़ा परिवार का हिस्सा मानते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन इथोस। भारत की सभ्यता संस्कृति में हमेशा से ही सेग्रीगेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है कि हमारा और आपके बीच में डिफरेंसेस को नेगलेक्ट किया गया है, और पूरे वर्ल्ड को एक वन ग्लोबल विलेज माना जाता रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। उसके अलावा द लोटस ऑल्सो सिम्बलाइजेज आवर पुरानिक हेरिटेज, आस्था, बिलीफ एंड बौद्धित्व का मीन्स इंटेलेक्चुअलिज्म, ऐसा सरकार के माध्यम से आया है। उसके अलावा G20 से रिलेटेड एक और बात आपको जाननी चाहिए। G20 हैज़ डेवलप्ड ए कॉमन फ्रेमवर्क। दिस कॉमन फ्रेमवर्क वाज अनाउंस्ड इन नवंबर 2020, लेकिन ये न्यूज़ में है इसलिए इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए G20 के ज़्यादातर देश वो देश हैं जो अमीर देश हैं, तो G20 ग्रुप ने या G20 के कई सारे देशों ने दुनिया के कई सारे गरीब देशों को लोन दे रखा था,
और ये गरीब देश, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज, ये लोन का अमाउंट चुका नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो अब इन जो पुअर देश हैं, इनको लोन चुकाने में मदद करने के लिए G20 जो ग्रुपिंग है, इसने एक दूसरे इंटरनेशनल ग्रुप पेरिस क्लब के साथ मिल करके एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसका नाम है G20 कॉमन फ्रेमवर्क। जिस G20 कॉमन फ्रेमवर्क की मदद से जो दुनिया के पुअर कंट्रीज़ हैं जो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं टू द G20 मेंबर्स, उनको हेल्प किया जाएगा अपने लोन को चुकाने में। मैं फिर बता रहा हूँ, G20 के ज़्यादातर देश अमीर हैं, इन्होंने कई सारे गरीब देशों को लोन दे रखा है, वो गरीब देश लोन नहीं चुका पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमी। तो अब G20 जो ग्रुप है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस क्लब के साथ मिल करके उसने सेटअप किया है G20 कॉमन फ्रेमवर्क, जिसमें दुनिया के गरीब देशों की मदद की जाएगी कि वो फिर अपने लोन को चुका पाएँ। पेरिस क्लब के बारे में अगर बात की जाए तो इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ सम रिच कंट्रीज, बेसिकली क्रेडिटर नेशंस, यानी कि वो देश जो ज़्यादातर दुनिया के गरीब देशों को उधार देते हैं। इसमें इतने सारे कंट्रीज मेंबर हैं। इंडिया इज़ होल्डिंग एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन पेरिस क्लब। इट इज़ नॉट अ मेंबर, इट इज़ जस्ट हैविंग ऑब्जर्वर स्टेटस। इस टॉपिक के बेसिस पे, G20 के टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने पिछले 2 साल में 2 बार सवाल पूछे हैं और आने वाले साल में फिर से सवाल आने की उम्मीद है। And that is why we have discussed G20 in so much detail. The next article is about green washing and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. क्या होता है ग्रीन वॉशिंग, वो जरा समझते हैं। देखिए, आजकल आप देखते होंगे कि कई सारी कंपनियां इस तरह का ऐड दिखाती हैं कि हमारा प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हमारा प्रोडक्ट है ग्रीन एंड विच इज़ मोर सुटेबल फॉर द इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। बहुत बार ये सब जो क्लेम्स होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं और फॉल्स होते हैं, और क्योंकि इसको कोई इन्वेस्टिगेट करने का कोई प्रॉपर जरिया है नहीं, और इस तरह के जो मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इस तरह के मिसलीडिंग क्लेम को ही कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। तो एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट दैट आर इन्वायरमेंटली साउंड। तो इस तरह का ग्रीन बस साइन बना देना, कहना कि हमारा प्रोडक्ट अब है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। दीज क्लेम्स आर अनसब्सटेंशिएटेड, इनका कोई बेसिस नहीं है, ये बस ऐसे ही बोल दिया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बेस्ट है। तो ग्रीन वॉशिंग में अकर व्हेन अ कंपनी अटेम्प्ट्स टू एम्फेसाइज सस्टेनेबल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट टू ओवरशैडो द कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन इन्वायरमेंटली डैमेजिंग प्रैक्टिसेस। तो मज़े की बात ये है कि ज़्यादातर वो कंपनियां जो इन्वायरमेंट को डैमेज करने में लगी हैं वो फिर इस तरह के अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम करते हैं। एक तरफ वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो रहा है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रीन वॉशिंग का फोक्सवैगन। फोक्सवैगन आपको पता होगा ऑटोमोबाइल कंपनी है। 2015 में 2015 की बात है, फोक्सवैगन को पकड़ा गया था यूरोपियन यूनियन मार्केट में। फोक्सवैगन के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो उसने एक चीटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया है। फोक्सवैगन ने कई सारे अपने प्रोडक्ट के अंदर या कार्स के अंदर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर फिट कर दिया था कि इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन या एयर पॉल्यूटेंट्स के इमिशन होने के बावजूद भी जो टेस्टिंग डिवाइस हैं उसमें वो इमिशन डिटेक्ट ना हो। और फोक्सवैगन के जो कार्स थे उससे जो इमिशन है काफ़ी कम दिखता था बिकॉज ऑफ द चीटिंग डिवाइस दे हैड फिटेड इनटू देयर कार्स। एंड फोक्सवैगन यूज्ड टू बोस्ट अबाउट देयर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट कि देखिए हमारी कार कितनी ग्रीन है, उससे इन्वायरमेंटल डैमेजेस बहुत कम होता है, इमिशंस काफ़ी कम होता है। जबकि सच्चाई ये थी कि उनकी कार जो है जितना वो दिखाते थे इमिशंस हो रहा है उससे लगभग 40 गुना ज़्यादा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट करते थे, बट वो डिटेक्ट बस इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उन्होंने चीटिंग डिवाइस लगा रखा था। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन वॉशिंग कि आप इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं और साथ ही साथ उल्टा बोस्ट भी कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। एंड दिस कैन बी यूज इन एथिक्स पेपर ऑल्सो। आपको पता होगा एथिक्स पेपर में आपका जो चैप्टर 6 है वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की गई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये है कि हाउ कॉर्पोरेट्स शुड मैनेज देयर एक्टिविटीज़ in where they should focus on profitability but at the same time they must remain accountable towards the society and environment।
तो कैसे आप देख सकते हैं कि कॉरपोरेट जो हैं वो ग्रीन वॉशिंग करके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अंडर कॉरपोरेट गवर्नेंस उसको श्रग ऑफ कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो कई सारे तरीके लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो कंपनियों के लिए ये नियम बना दिया जाना चाहिए कि वो एम्बिगुअस वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। अगर वो कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट एनवायरनमेंट या इको फ्रेंडली है तो वो प्रूव करें कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे है। बस कह देने से इस बात को नहीं माना जाना चाहिए। देयर क्लेम मस्ट बी बैक्ड विथ क्वांटिफाइबल डेटा। सर्टिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड पहले सेट किया जाए कि कौन से प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, और उसके लिए फिर प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। एक इन्वायरमेंट रिलेटेड रेगुलेटर भी सेट किया जा सकता है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे अलग अलग फील्ड के रेगुलेटर्स हैं ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर सेबी, उसी तरीके से इस तरह का क्लेम करने के लिए और इस तरह का क्लेम को चैलेंज करने के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए जो ऐसी कंपनियों के क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करे और फॉल्स क्लेम्स हो यानी कि ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो तो उनके खिलाफ एक्शंस भी ले। ग्रीन वॉशिंग पे यूपीएससी ने 2022 में एक प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिवर ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल में बात की गई है नेशनल वाटरवेज की, रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। तो जैसे हमारा नेशनल हाईवे होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैसे ही रिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेशनल वाटरवेज डेवलप किए गए हैं। हमारे देश में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं, उनमें से 13 या 14 अभी तक ऑपरेशनल हैं, बाकी सबको धीरे धीरे और फंक्शनल किया जाएगा। तो जैसे नेशनल हाईवेज़ को रेगुलेट करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेटर है, वैसे ही वो इनलैंड वाटरवेज़ को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटर है उसका नाम है इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे एडवांटेजेज हैं ओवर रोड ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है क्योंकि फ्रिक्शन कम है इसलिए वियर एंड टियर कम होता है, डैमेजेस कम होता है इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। चीप है, फ्रिक्शन कम है इसलिए फ्यूल कम लगता है ट्रांसपोर्टेशन में। वाटर से जो फ्रिक्शन आ रहा है और जो ग्राउंड से फ्रिक्शन आ रहा है दोनों में अंतर है ना, वाटर का फ्रिक्शन कम है और इसलिए फिर फ्यूल कम लगता है इन ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज़ वाई इट इज चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग बल्की गुड्स, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन में तो कार्गो की लिमिटेशन है, जितना बड़ा ट्रक होगा वही तो आप ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे you can have larger cargo vessels for transportation and that is why it can be used for transportation of bulky goods. नेचुरल कैलेमिटीज़ के केस में भी, जैसे कभी अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो उस केस में रोड ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है लेकिन वाटर ट्रांसपोर्टेशन चलता ही रहता है। फॉरेन ट्रेड में ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होता है, पर थोड़ा बहुत रिस्क भी है वाटर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, रोड पे कोई कार ख़राब हो जाती है, कोई ट्रक ख़राब हो जाता है तो उसको साइड में आप रोक सकते हैं। अगर कोई इस तरीके का वेसल ख़राब हो जाता है, उस पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, होल आ जाता है, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ सिंकिंग एज वेल। उसके अलावा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ क्वाइट स्लो एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। अभी हाल फिलहाल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा या असम सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर रिवर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए, वो एक एक करके देखते हैं। एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अडॉप्ट की गई है ताकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में खासकर जो डिफरेंट रिवर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए फॉर बेटर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है अंडर दिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड को, खासकर बांग्लादेश के साथ ट्रेड को प्रमोट करने के लिए 4 पोर्ट ऑफ कॉल डेवलप किए गए हैं, हल्दिया, कोलकाता, पांडू एंड करीमगंज। तो 2 तो आसाम में ही है। पोर्ट ऑफ कॉल वो रीजन होता है या वो पोर्ट होता है जहाँ पे कोई एक शिप हॉल्ट कर सकता है फॉर ऑपरेशंस लाइक फ्यूल और टेकिंग ऑन सप्लाईज। तो फ्यूल भरने के लिए या सप्लाईज को अनलोड करने के लिए या लोड करने के लिए अगर कोई शिप किसी पोर्ट पर रुक सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने में हमने 4 पोर्ट ऑफ कॉल डेवलप किए हैं। उसके अलावा जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 तो आपको पता होगा गंगा नदी पे है, हल्दिया टू इलाहाबाद टू हल्दिया।
और नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 और जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे और बराक रिवर, इनको मिला करके जो बीच के जो चैनल्स है उनको डेवलप किया जा रहा है एज फीडर रूट्स, और ओवरऑल 1687 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच इज़ बीइंग डेवलप्ड, ताकि आसाम के अंदर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हिस्टोरिक साइट्स रिलेटेड विथ बीर लचित बोरफुकान, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, आपको पता ही होगा, मैंने भी बताया है, लचित बोरफुकान जी का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था, 1622, यानी कि ये जो 2022 है दैट इज़ 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान। और इसी कारण से असम सरकार ने अनाउंस किया है कि 15 महीनों का सेलिब्रेशन किया जाएगा असम के अंदर इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है कि लचित बोरफुकान जी के जीवन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं गुवाहाटी के अंदर, उनके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। तो लचित बोरफुकान जी से रिलेटेड आने वाले प्रीलिम्स में या मेंस में एपीएससी में सवाल आना तय है, इसलिए बी मोर प्रिपेयर्ड अबाउट इट। तो इस आर्टिकल में बताया गया है, जैसे जैसे आर्टिकल्स आते रहेंगे लचित बोरफुकान जी के ऊपर, उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे वो यहाँ मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराता रहूँगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं गुवाहाटी में जो लचित बोरफुकान जी के जीवन से रिलेटेड हैं। तो पहला साइट है मोमाई कोटागर, ये लंकेश्वर में है, ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो 17th सेंचुरी में ये किले को बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लचित बोरफुकान, एंड इट इज़ द परहैप्स द ओनली रेमिनेंट ऑफ हिस्टोरिक सरायघाट बैटल। तो सरायघाट बैटल से रिलेटेड ये परहैप्स अकेला ऐसा रेमिनेंट रहा है। इस गर को या इस किले को लेकर के कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो ये कि लचित बोरफुकान जी ने अपने ही मैटरनल अंकल को बिहेड कर दिया था, मार दिया था, क्योंकि उनके अंकल जो है अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो ही रोज़, पहले लचित बोरफुकान जी बीमार थे, ही वेंट अप, ही रोज एंड देन ही किल्ड हिज ओन अंकल एंड देन वर्कड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस साइट और दिस फोर्ट ऑन हिज ओन। और इसीलिए इस किले का नाम है मोमाई कोटागर, बिकॉज हिज मैटरनल अंकल वॉज किल्ड हियर। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप एथिक्स में भी लचित बोरफुकान जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कि पैट्रियोटिज्म में आप कभी एग्जाम्पल दे रहे हो कि देशभक्ति के आगे या अपने लोगों के लिए, अपने किंगडम के आगे, फिर जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स है उनको हमें सैक्रिफाइस करना होता है। एथिक्स पेपर में आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है लचित बोरफुकान जी के लाइफ से रिलेटेड वो है इटाखुली। तो इट इज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। इट वॉज द सीट of the government and garrison since the Kamrup till the Mughal times। तो कामरूप रीजन, जब हमारा स्टेट कामरूप का हुआ करता था तब से ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इटाखुली ऑन द साइड लाइन्स ऑफ गुवाहाटी। तो लचित बोरफुकान जी का हेड क्वार्टर वाज ऑन द इटाखुली फोर्ट दैट इज एडजेसेंट टू सुक्रेश्वर टेम्पल। इटाखुली से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1682 में किंग गदाधर सिंह fought a famous war against Mughals, which is also known as Itakhuli Run, where he captured Guwahati from the Mughals। इटाखुली का स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखो, इटाखुली पे बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से मुगल्स के अगेंस्ट अहोम आर्मी ने अपने नेवल डिफेंस डेवलप किए थे। तो इटाखुली पे इतना मजबूत नेवल डिफेंस बिल्ड किया गया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इटाखुली कि मुगल्स वेयर फोर्स्ड टू रिट्रीट एट सरायघाट। और फिर फाइनल बैटल हुआ सरायघाट में एट 1671 वेयर मुगल्स वेयर डिफीटेड बैडली। तो इटाखुली का स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने हेल्प किया अहोम आर्मी को कि वो मुगल्स को फोर्स करें टू हॉल्ट एट सरायघाट, जहाँ पे फिर ये डिसाइसिव बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा गया। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इटाखुली। इटाखुली से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक पदूम पुखरी है या पॉन्ड है that was used for supplying water to the इटाखुली फोर्ट। अब इस पदुम पुखरी को डेवलप कर रही है गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ अर्बन रीजनरेशन ऑफ पदुम पुखरी। पदुम पुखरी की खासियत यह है कि इट नेवर ड्राइड अप इन लास्ट 500 ईयर्स। इसको एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, इसका नाम है नाग पोटा।
और तीसरा इंपॉर्टेंट साइट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लचित बोरफुकान इज गौरचुक लचित गढ़। इसको बनाया गया 1669 एंड 70 में इन ऑर्डर टू डेटर मुगल कैवेलरी। तो उनके जो पैदल सैनिक हैं या फिर घुड़सवार सैनिक हैं उनको डेटर करने के लिए ये फिर 2 गढ़ या किले बनाए गए। तो बेसिकली तो ये मिट्टी के चीज़ों से बनाए गए अर्थन रैम्पर्ट्स हैं। बीच में इनके 2 बड़े बड़े वाटरफील्ड लेक्स बनाए गए। इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि मुगल कैवेलरी वेयर फोर्स टू मूव ईस्टवर्ड वाया प्लेन्स एंड फोर्सिंग देम टू टेक वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे अहोम्स नेवी को सुपरियरिटी थी या एडवांटेज था। तो ये फ़ायदा है गौरचुक लचित गढ़ का। इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि सब सिंस आसाम गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान, तो ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके जीवन से रिलेटेड उनको रीस्टोर कर देना चाहिए अच्छे से आसाम सरकार को, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इन साइट्स को देख सके और लचित बोरफुकान जी के जीवन से इंस्पिरेशन ले सके। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नंद्रा सोनी केस इज रिलेटेड विद रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी एंड लॉ कमीशन से रिलेटेड, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।